आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार पर दिए बयान पर सियासत तेज हो गई। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में अमित शाह ने बिहार में बीजेपी के लिए ज्यादा संभावना की बात कही थी, जिस पर बिहार के सत्ताधारी दल के नेता तंज कस रहे हैं, जबकि बीजेपी नीतीश के बहाने हमलावर है। में अब जगह हमारी बढ़ गई है तो स्वाभाविक रूप से इंप्रूवमेंट होगा। दोनों हमारा है। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार को लेकर यही वो बयान दिया था जिस पर अब सियासत हो रही है। अमित शाह ने बिहार को लेकर कहा कि वहां बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा संभावना है और बीजेपी वहां स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगी। 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? जो सीट आपके पास प्रचंड बहुमत आई थी, उससे आप उससे अच्छा कैसे कर सकते हैं? उसको वहां पर होल्ड करके कैसे रख सकते हैं? कहां से आपको ज्यादा? मैं एरिया बता ही देता हूं आपको। हम दक्षिण में हमें अपने आप को इंप्रूव करेंगे। तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, परिणाम लाएंगे। और बिहार में अब जगह हमारी बढ़ गई है तो स्वाभाविक रूप से इंप्रूवमेंट होगा। न्यूज 18 के मंच से अमित शाह ने बिहार में बीजेपी की भविष्यवाणी की तो इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष के नेताओं का तंज सुनिए। अमित शाह जी कहते हैं कि बिहार में संभावनाएं हैं। अमित शाह जी 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव भूल गए। बीजेपी की उल्टी गिनती बिहार में शुरू हो गई है। अब आदरणीय गृह मंत्री जी अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भले उत्साहित करने के लिए, ऊर्जा भरने के लिए ये बात कह रहे हैं कि चूंकि बिहार की जनता उनका फरेबी चेहरा पहचान चुकी है, इसलिए अब कभी भी वो बिहार में वापस सत्ता में नहीं आ सकते हैं। इसीलिए उनका शीर्ष नेतृत्व भी अब बहकी बातें करने लग गया है। बीजेपी नीतीश कुमार का नाम लेकर जहां महागठबंधन पर निशाना साध रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के सामने नीतीश के कद को छोटा बताकर पलटवार कर रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता दिन पर दिन गिर रही है और आने वाले दिन में सारा का सारा मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास, आस्था जो है सब शिफ्ट कर जाएगा। वोट बिल्कुल खाली हो जाएंगे। दावे अपनी अपनी जगह हैं। बीजेपी इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से अलग हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि पार्टी पहले आधी सीटों पर गठबंधन धर्म को निभाते हुए चुनाव लड़ती थी, तो अगले चुनाव में वो ज्यादातर सीटों पर मैदान में दम दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष सुप्रीमो और सांसद चिराग पासवान ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का समर्थन किया जिसमें कहा गया है कि बिहार के अंदर बीजेपी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार फैक्टर से इनकार करते हुए कहा कि उपचुनाव में नीतीश कुमार का वोटर्स एनडीए के साथ शिफ्ट कर गया है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बिल्कुल सही बोला है और यही माहौल आज की तारीख में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाइए, यही सोच है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से बार बार पाला बदलने का काम किया, गठबंधनों को बदलने का काम किया, मुख्यमंत्री वो खुद रहे, उप मुख्यमंत्रियों को वो बदलते रहे, अलग अलग गठबंधन से, अलग अलग दल से। पर ये बदलाव के पीछे कहीं भी बिहार या बिहारियों का हित तो नहीं है। इधर कुर्नी सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। 5 दिसंबर को उपचुनाव का मतदान होना है। इसे लेकर सत्ता पक्ष पर बीजेपी अभी से हमले कर रही है। एआईएमआईएम ने भी कैंडिडेट उतार दिया है, जबकि मदन सहनी की पार्टी वीआईपी ने भी प्रत्याशी उतारने की बात कहकर मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता ने अपना नामांकन दायर कर दिया है। केदार गुप्ता की नॉमिनेशन फाइल करते वक्त बड़ी संख्या में बीजेपी के कई दिग्गज शामिल हुए। नामांकन के बाद केदार गुप्ता ने इलाके में किए गए अपने विकास कार्यों को गिनाकर इस बार भी जीत का दावा किया।
जब 2015 में मुझे कुर्नी की महान जनता ने मुहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और टिकट दिया, और कुर्नी की महान जनता ने जब उस पर मुहर लगा दिया तो 15 से 20 तक 200 करोड़ से ज़्यादा रुपया का हमने सड़क पुल पुलिया बनवाने का काम किया। विकास होगा, लोगों का सम्मान होगा, और जो बचा हुआ काम है उसको हम लोग कराएंगे। बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता ने कुढ़नी सीट से 2015 में आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी। 2020 विधानसभा चुनाव में 712 वोट से आरजेडी उम्मीदवार से हारे थे। कुढ़नी के बड़े व्यापारी के रूप में भी जाने जाते हैं केदार गुप्ता। ईंट भट्टे के साथ कई अन्य कारोबार भी करते हैं। पहले मुखिया का भी चुनाव जीत चुके हैं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM-IM ने भी कुढ़नी सीट से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। गुलाम मुर्तजा अंसारी कुढ़नी से AIM-IM के उम्मीदवार होंगे। अंसारी जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। इसके साथ ही महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महागठबंधन की मुश्किलें केवल AIM-IM ही नहीं बढ़ा रहा। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने भी कुढ़नी से उम्मीदवार उतारने की बात कर JDU-RJD की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इधर कुढ़नी उपचुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही बयानबाजी कर रही है। सुशील मोदी कहते हैं कि एक सहनी का टिकट काटकर दूसरे को टिकट दे दिया गया तो प्रतिक्रिया होगी ही। हाल ही में गोपालगंज उपचुनाव में उम्मीदवारों के बिखराव का फायदा बीजेपी को मिला था और महागठबंधन प्रत्याशी को बीजेपी ने शिकस्त दे दी थी। इसलिए कुढ़नी सीट को लेकर अभी से ही जीत के दावे किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जेडीयू ने भारी मतों से जीत का दावा किया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि कुढ़नी में महागठबंधन प्रत्याशी मनोज कुशवाहा की भारी अंतर से जीत होगी और ये अंतर 25 से 30 हजार तक हो सकता है। कुढ़नी में सैनी समाज की नाराजगी के सवाल पर संजय झा ने कहा कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है बिहार में, किस तरह की तैयारी है? चूंकि जेडीयू यहाँ पर चुनाव मैदान में, आरजेडी के कैंडिडेट का टिकट काट कर दिया गया है और जेडीयू यहाँ पर चुनाव मैदान में है। हम लोग मैसिव वोट से जीतेंगे, 25,000 30,000 से ऊपर वोट से जीतेंगे कुढ़नी में, कहीं वहाँ कोई समस्या नहीं। बीजेपी कह रही है कि सहनी समाज की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। जैसे गोपालगंज में आरजेडी ने मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का टिकट काटा, वहां नाराजगी झेलनी पड़ी, ठीक उसी तरह कुढ़नी में होगा। देखिए, कुछ लोग, आप एनालाइज कीजिए गोपालगंज के चुनाव को। 15 में भी बीजेपी वो सीट जीती थी जब महागठबंधन था ना, महागठबंधन 15 में हम लोग स्वीप किए थे बिहार, 50-52 सीट ही बीजेपी जीती थी। उस समय भी गोपालगंज सीट बीजेपी जीती थी। और इस बार 20,000 वोट, ये तो सामने में रिकॉर्ड की बात है ना। 1700 वोट से हम लोग हारे। अब 20,000 वोट जो खुद को जगह जगह हैदराबाद वाली पार्टी जो है वो किस एजेंडा पे काम करती है सामने में, तो वो जा करके और सही में जाके वोट काटा। समझना पड़ेगा उन लोगों को भी कि क्या किए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार में जो काम चल रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो एक बहुत बड़े वर्ग का समर्थन है और अभी तो रिजल्ट आ ही जाएगा। 16 नवंबर को गांधी मैदान में पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने की भव्य तैयारी की जा रही है, लेकिन ये तैयारी सवालों के घेरे में है। सवाल है कि नियुक्ति पत्र बांटने के नाम पर कहीं चेहरा चमकाने का बड़ा खेल तो नहीं चल रहा, क्योंकि आपको यह जानकर हैरानी हुई कि गांधी मैदान में जिन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा उन्हें तो पहले ही यह पत्र सौंपा जा चुका है। फिर दोबारा नियुक्ति पत्र सौंपने का औचित्य क्या है? क्या बिहार में इन दिनों सरकारी पैसे पर चेहरे चमकाने का बड़ा खेल चल रहा है? क्या नियुक्ति पत्र के जरिए रोजगार के वादे को आयोजन की आड़ में भुनाया जा रहा है? 10 लाख लोगों को रोजगार देने के वादे में क्या बाजीगरी हो रही है? ये सवाल काल्पनिक नहीं बल्कि हकीकत के आईने से टकरा कर उठी हैं। रोजगार के वादे को पूरा करने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया है। कैसे, वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि 16 नवंबर को गांधी मैदान में होने वाले आयोजन की रूपरेखा क्या है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 16 नवंबर को पुलिस महकमे के 10,449 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इनमें 8,346 सिपाही और 2,213 अवर निरीक्षक शामिल हैं। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। सरकार और पुलिस महकमे के आला अधिकारी खुद तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। पर इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र बांटने की ये भव्य तैयारी सवालों के घेरे में है। आपको जानकर हैरानी होगी
कि जिन पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी चल रही है, उन सभी को पहले नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। ऐसे में दोबारा नियुक्ति पत्र बांटने का क्या औचित्य है? पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवनियुक्त सब इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। लेकिन यह कार्यक्रम सवालों के घेरे में आ गया है, इसलिए कि खुद पुलिस मुख्यालय ने पिछले 11 जनवरी को इसी साल में यह आदेश पत्र निकाला था और इस आदेश पत्र में इस बात की जिक्र है कि जो नवनियुक्त सब इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी हैं उनको ऑलरेडी डीआईजी और एसपी ने अपने लेवल पर नियुक्ति पत्र सौंपा है। जिन पुलिस कर्मियों को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 16 नवंबर को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं, उन सभी को पहले ही नियुक्ति पत्र सौंपा जा चुका है। यही नहीं, नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी चयनित फिलहाल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। सभी दारोगा को रीजनल डीआईजी और आईजी ने नियुक्ति पत्र सौंप दिया है, किसी को जनवरी में तो किसी को 1 महीने पहले। वहीं सिपाहियों को जिले के एसपी ने अपनी तरफ से नियुक्ति पत्र सौंप दिया है। ऐसे में फिर से नियुक्ति पत्र देने का क्या मतलब है? बिहार पुलिस मुख्यालय के सारे अधिकारी इन दिनों गांधी मैदान में दम लगा रहे हैं, लेकिन इस बाबत जब न्यूज़ 18 ने बिहार पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता और एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार से फिर से नियुक्ति पत्र दिए जाने पर सवाल किया तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आप जो बात कहना चाह रहे हैं ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और समेकित रूप से आपको बता दें कि जहाँ तक नियुक्ति पदाधिकारी का सवाल है तो नियुक्ति तो एसपी करते हैं और सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति डीआईजी करते हैं। तो नियुक्ति प्राधिकार होना अलग चीज़ है, नियुक्ति पत्र को वितरण किया जाना एक अलग प्रश्न है और ये नियुक्ति पत्र का वितरण संबंध। एडीजी मुख्यालय कहते हैं कि प्राधिकार होना अलग बात है और नियुक्ति पत्र का वितरण करना अलग बात है। बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश में सभी डीआईजी को नियुक्ति पत्र देने का आदेश जनवरी महीने में जारी किया गया था। फिर सवाल तो यही है कि एडीजी मुख्यालय को पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए आदेश की जानकारी क्यों नहीं है? यही नहीं, सभी पुलिस कर्मियों को वर्दी में नियुक्ति पत्र लेने के लिए बुलाया गया है। ये पुलिस मैनुअल का भी उल्लंघन है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में कोई भी पुलिसकर्मी पूरी वर्दी नहीं पहन सकता है। बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखकर गांधी मैदान में कार्यक्रम को भव्यता देने की तैयारियां चल रही हैं। सरकारी पैसे पर चेहरा चमकाने की कवायद चल रही है। 16 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुलिस महकमे को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और इस दौरान नवनियुक्त 2213 दारोगा और सार्जेंट के साथ 8346 सिपाहियों को एक साथ नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इस समारोह को लेकर पटना के गांधी मैदान में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से गांधी मैदान तैयार है। जायजा लिया संजय कुमार ने। 16 नवंबर को पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में पुलिस महकमे का भव्य कार्यक्रम आयोजित है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुलिस डिपार्टमेंट में नवनियुक्त सब इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 2213 वैसे दारोगा और सार्जेंट को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा जो फिलहाल कई जिलों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके अलावा 8246 सिपाहियों का भी जो चयन हुआ है उनका भी कल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है और पटना के इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये सभी सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट और पुलिसकर्मी एक साथ बैठेंगे। उनके बैठने के लिए मुकम्मल जो व्यवस्था है वो कर दी गई है और जाहिर सी बात है तकरीबन 10,500 की संख्या में पुलिसकर्मियों को एक साथ अगर नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा तो यह पुलिस महकमे के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन साबित होगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा सीएम को, उसके लिए तैयारियां चल रही है और बीएमपी के जो जवान हैं वो अपनी धुन पर गार्ड ऑफ ऑनर देंगे और इसी तरीके से ये जो मॉक ड्रिल है वो चल रहा है। तो एक बेहद अहम दिन बिहार पुलिस के लिए 16 नवंबर का, जब मुख्यमंत्री के हाथों तकरीबन 10,500 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वैसे पुलिसकर्मी जो फिलहाल विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है ये किसी से छिपा नहीं। आज हम आपको 3 शहरों की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए कि आखिर क्यों एजुकेशन सिस्टम बदहाल है। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के एसएस बालिका इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय की तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे।
यहाँ कोई पेंटिंग प्रतियोगिता नहीं बल्कि परीक्षा चल रही है, वो भी एक बेंच पर 6-6 छात्राओं को बिठाकर। किताब, गिस पेपर और बैग के साथ लिखने की छूट के साथ मैट्रिक की परीक्षा से पहले इस स्कूल में प्री टेस्ट लिया जा रहा है। एक कमरे में जो है आप देख सकते हैं कि 150 बच्चियां लगभग है और सब सट कर बैठी हुई हैं। जमीन में भी जो है कुछ बच्चियां हैं। सभी के पास जो है कॉपी किताब है और सभी जो है कहीं ना कहीं चीट करके लिख रही हैं। जगह नहीं, कमरा नहीं है यहाँ पर। परीक्षा इस तरह से होना चाहिए क्या? परीक्षा एकदम नहीं होना चाहिए ऐसे। परीक्षा एक बैच पे 2 होना चाहिए। बैग है, कॉपी किताब सब नहीं, उस कॉपी तो कॉपी का सपोर्ट। बच्चियां लिख रही हैं सर, पढ़ने से नहीं होता है, बच्चियां विजुअल में है। बार बार लिखा जा रहा है, तो जो जगह जितना है उसी में काम करना है, तुरंत तो जगह नहीं बनेगा। बच्चियां किताब कॉपी खोल के लिख रही है मैडम। नहीं, कहीं नहीं लिख। वहाँ रूम में आप चलिए, आपको दिखा देते हैं। कहीं नहीं, गलत बात है। समझा जा सकता है नौनिहालों के भविष्य के साथ ये स्कूल किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहा है। संसाधनों की कमी का हवाला आखिर कब तक? अब ये तस्वीर जमुई जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही की है, जहां पोस्टर में बिहार के शेक्सपियर कहे जाने वाले साहित्यकार भिखारी ठाकुर की तस्वीर ही बदल दी गई। दरअसल बिहार शिक्षा परियोजना ने स्कूल किट में बिहार के महान लोगों का पोस्टर भेजा है, उसमें ये बड़ी गलती उजागर हुई है। इस तस्वीर में जो बिहार के शेक्सपियर कहे जाते हैं भिखारी ठाकुर, उनकी अगर तस्वीर पर गौर करें तो देख सकते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही की क्या कहा जाए। कह सकते हैं कि बच्चे अब इस तस्वीर को कैसे देखकर समझेंगे कि यही भिखारी ठाकुर की तस्वीर है, जबकि जो पोस्टर में लगा हुआ तस्वीर ये भिखारी ठाकुर की तस्वीर नहीं है। और इसकी पुष्टि खुद अगर देखा जाए तो बिहार शिक्षा परियोजना के जो निदेशक हैं उनके चिट्ठी से जारी हुआ है। समझना मुश्किल नहीं कि यदि महापुरुषों की तस्वीर ही गलत प्रिंट हो तो बच्चे कैसे शिक्षित होंगे। बिहार में लचर व्यवस्था की बानगी का आलम नवादा से आई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। शहर के राजेंद्र मेमोरियल वुमेन्स कॉलेज में छात्राएं इसीलिए हंगामा कर रही है क्योंकि बीएससी पार्ट 1 की परीक्षा का फॉर्म लेने के लिए घंटों लाइन लगने के बावजूद इन्हें फॉर्म नहीं दिया गया। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ छात्राओं की नाराजगी किस कदर है, सुनिए। एक हफ्ते से ज्यादा हम लोग को दौड़ाया जा रहा है, हम लोग को फॉर्म नहीं मिल रहा है और हम लोग 2 घंटा पहले तो 9 बजे बुलाया गया, 9 बजे गेट के पास खड़े रहे, बोला 10:30 बजे खुलेगा। अंदर गए 2 घंटा लाइन में रहे, हम लोग को फॉर्म चाहिए हमें। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती इन तस्वीरों से कितना फर्क विभाग, मंत्री और डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर पड़ता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसी तस्वीरें ही प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम पर जंग का मोटा परत चढ़ाती है, इसमें कोई शक नहीं। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन, जमुई से केसी कुंदन और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। इधर बिहार में एक बार फिर खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। नवादा में बिस्कोमान स्थित खाद वितरण केंद्र पर बवाल और पथराव के बाद खाद वितरण काउंटर को बंद कर दिया गया। बवाल के दौरान पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। बाद में मौके पर पहुंचे एसडीएम ने लोगों को शांत कराया। बिस्कोमान सेंटर पर पर्ची के लिए महिला और पुरुषों के लिए एक ही काउंटर बनाया गया था, जिसकी वजह से अव्यवस्था का माहौल था। लोग भारी भीड़ में धक्का मुक्की करते दिखे। कतार में खड़े लोगों का हौसला जवाब दे गया तो हंगामा और रोड़ेबाजी शुरू हो गई, जिसमें 2 महिलाओं को हल्की चोट लगने से बेहोश भी हो गई थी। बाद में अधिकारियों ने लोगों को शांत कराया और व्यवस्था दुरुस्त करने तक काउंटर को बंद कर दिया। ढेरे से 7 बजे से। क्या बोल रहा है? 7 बजे से आया भूखले। क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर बोल रहा है कि खाद दे दिए ले लगा के। नहीं मिल पा रहा है? नहीं। एक ही खिड़की है? हाँ, एक ही खिड़की। क्या नाम है आपका? नौकरी करते थे दिल्ली में, 3 साल से हमारा नौकरी छूट गया। 3 साल से हम खेती कर रहे हैं। जब भी बिस्कोमान में खाद बढ़ता है साल में 1-2 बार हम आते हैं तो ऐसे ही मारा मारी रहता है। हमारा हिम्मत नहीं पड़ता है कि हम यहाँ से खाद लें। राजधानी पटना में घर में घुसकर अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारी है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना दीदारगंज थाना क्षेत्र के धर्मशाला मोहल्ले की है। 47 साल का अमरनाथ पासवान अपने घर में अकेला रहता था।
घर में एक किराएदार था और मृतक के परिजनों के मुताबिक उसका ससुराल से कुछ विवाद चल रहा है। उसके बड़े बेटे की भी कुछ समय पहले हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पत्नी भी जेल में है और अब उसकी हत्या घर में घुसकर कर दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। परिवार वाला के पूरे हाथ है इसमें। बेटा का मर्डर में ये आई विटनेस गवाह है। इसका पत्नी का जेवर उबर था, कान में नाक में सिकड़ी तिकड़ी सब उसी के पास है। बेटा इसका जो है उसी के पास है। पत्नी अभी उसको जेल में है। बेतिया से खबर, जहां नरकटियागंज में बेखौफ अपराधियों ने प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमानुल्लाह के घर पर फायरिंग की है। घटना रात के करीब 1 बजे की है। फायरिंग की इस घटना से डॉक्टर का पूरा परिवार दहशत में है। हालांकि फायरिंग की वजहों का पता नहीं चल पाया है। गोलीबारी की शिकायत पर शिकारपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वो जब नमाज पढ़ के उठी हैं तब भी उनको कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब झाड़ू लगाने जा रही थी तो वहाँ लकड़ी के टुकड़े गिरे हुए देखी तो, और गेट में जो है लकड़ी की जो खिड़की है उसमें गेट में छेद दिखी। हम लोग अंदेशा हुआ, उनको अंदेशा हुआ कि लगता है कि कहीं से कोई फायरिंग वगैरह हुई है। तो फिर ये हमारे बड़े भाई जो थे वो कहीं बाहर चाय पी रहे थे, उनको फ़ोन करके बुलाया। वो आए तो देख के तो यही समझ में आया एक बुलेट के कुछ निशान भी दिखे, तो उसको देख के ये समझ में आया कि कहीं से फायरिंग हुई है। इस वारदात को हम लोग जो है पुलिस में जाकर रिपोर्ट किए हैं। पुलिस अपना आगे छानबीन। एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।